वहीं खबर नोएडा से है, जहां नोएडा चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। नोएडा सेक्टर 30 में स्थित चाइल्ड पीजीआई में जो है छेड़खानी हुई है। बता दें कि भंगेल निवासी 17 वर्षीय किशोरी ने परीक्षण के दौरान टेक्नीशियन पर छेड़खानी का आरोप लगाया। किशोरी ने 112 डायल करके पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए टेक्नीशियन को जो है थाने पुलिस ले गई है। शिकायत मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को जांच में सहयोग का भी आश्वासन दिया है। वही चाइल्ड पीजीआई अस्पताल के सभी स्टाफ और कर्मचारी के लिए जो है आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सभी स्टाफ के द्वारा बताया जा रहा है कि किशोरी के द्वारा गलत आरोप लगाकर जो है फंसाया गया। अस्पताल के तकरीबन 250 से अधिक नर्सिंग स्टाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस द्वारा एफआईआर के बाद अस्पताल स्टाफ का अस्पताल में ही जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से टेक्नीशियन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अस्पताल के स्टाफ जो है अपने साथी कर्मचारी के समर्थन में आ गए और इस अस्पताल के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु पांडे। हिमांशु जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर हूँ, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, ये आप उसी विभाग में जिसमें ये घटना हुई है? जी हाँ। अच्छा, क्या हुआ था आप बताएं? यहाँ पे जैसे उस लड़की का आरोप है कि बारिश में उसके साथ छेड़छाड़ की। अब देखिए, बीपी हम लोग यहाँ पे पेशेंट को बैठाते हैं, यहाँ बीपी लेते हैं और SpO2 लेते हैं। उसने ये आरोप लगाया कि मेरे साथ छेड़खानी की गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग आप देखिए सामने सब कुछ है, सब दिख रहा है, कोई वो नहीं है। हमारा नाम शैलेश है और हम सारे कर्मचारी यहाँ PGI के कर्मचारी हैं। हमारे एक सहकर्मी मिस्टर वारिक जो कि इसी के टेक्नीशियन है, उनको जो है कल रात से थाने में बैठाया हुआ है और उनको पुलिस जो है यहाँ से ऑन ड्यूटी उठा के ले गई है। यहाँ के प्रशासन ने कोई उनको इतना सपोर्ट नहीं किया। अगर प्रशासन का सपोर्ट होता तो वो यहाँ से बंदा जाता नहीं, ठीक है। और उसके ऊपर एक बेबुनियादी आरोप लगाया गया है। वो पिछले यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है, जिसकी कि कोई भी एक सिंगल कंपनी। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। बता दें कि पुलिस की गोली लगने से जो आरोपी है वो घायल हो गया है। ट्यूबवेलों से विद्युत उपकरण जो है चोरी किया करता था। काम्बिंग के दौरान शातिर चोर इफ्तिकार जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। घायल बदमाश पर लूट चोरी से भी ज्यादा के लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। वही तीसरा बदमाश गैंगस्टर का आरोपी वकील उर्फ काला जो है वो फरार हो गया। वही पुलिस ने बदमाशों से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किया है। भौरा कला क्षेत्र के कुरावा रोड पर जो है मुठभेड़ देखने को मिली। भौरा कला थाना की पुलिस चेकिंग कर रही थी। जब वह अपनी जीप से चेकिंग कर रहे थे तो सामने से एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने टॉर्च देकर वाहन को रुकने का इशारा किया, परंतु वाहन रुका नहीं। उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जो पुलिस की शीशे विंडशील्ड पे आके लगी एक गोली। तो पुलिस उतर के उनको रुकने का दोबारा से इशारा किया। उन्होंने पुलिस पे फायरिंग चालू रखी। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने सूक्ष्म फायरिंग करते हुए उनका पीछा किया। वह खेतों में चले गए। उसमें से एक बदमाश को पुलिस ने घायल किया है, जिसका नाम आदिल सन ऑफ अमरुद्दीन है, जो बिलासपुर का रहने वाला है। इस पे 4 मुकदमे दर्ज है। वहीं महोबा में दलित परिवार से मिलने के लिए सपा डेलीगेशन पहुंचा है। बता दें कि पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मंदिर जाते समय दलित परिवार के साथ मारपीट हो गई थी और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो है महोबा जनपद के मवैया गांव पहुंचा, जहां हाल ही में दलित परिवार के साथ मारपीट और उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में सपा सांसद नारायण दास अहिरवार, पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद, सपा जिलाध्यक्ष शोभा लाल यादव, हमीरपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव, समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरि सिंह वर्मा और चरखारी विधानसभा अध्यक्ष बसंत राजपूत सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। नेताओं ने मौके पर पहुंचकर बता दें कि घटना की निंदा करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान का शासन मवैया गांव में लागू नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में दबंगों द्वारा दलित परिवारों पर बर्बरता से हमला किया गया, जिससे पीड़ित परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। सपा नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार एक शादी समारोह के बाद मंदिर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ दबंगों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।
इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी प्रशासन को आड़े हाथे में लेते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। पीड़ित परिवार ने सपा प्रतिनिधियों के सामने अपनी व्यथा भी साझा की। पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि अब उन्हें जान का खतरा भी बना हुआ है और लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि डर के कारण वे घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। सपा डेलीगेशन ने कहा कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी व्यापक आंदोलन भी करेगी। हमें ये आश्वासन देकर गए हैं कि वो हमारे मतलब साथ में हैं और पूरी तरीके से हमें फुल मदद भी कर रहे हैं और मतलब हमें हौसला दिया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं। इसलिए हमारा हौसला और मजबूत हो गया है। इससे पहले धमकियां दी जा रही हैं? बहुत धमकियां आई हैं सर, हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और अंदर अगर कम 16 तारीख से कोई हमारे घर में ढंग से सोया नहीं है, इसलिए कि वो धमकी देते हैं। अंदर बंद हो गए, इतनी गर्मी में हम लोग अंदर लेटते हैं। धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि ये मवैया जो हम गांव में आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये घटना गई तो उन्होंने हमारा पूरा डेलीगेशन भेजा और भेज के हम लोगों ने जो जानकारी की है तो ऐसे लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत का संविधान लागू नहीं है। मनु का कानून लागू है और जिस प्रकार से जो घटना घटित की है बहुत ही निंदनीय है। वहीं शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के शक में जीजा को साले ने जो है गोली मार दी। वहीं मौके पर मौत भी हो गई है। बता दें कि शादी में आए जीजा की अवैध संबंधों के शक में साले ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि साले ने जीजा को पहले शराब पिलाई, फिर गोली मारकर जो है डीजे पर डांस करने लगा। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये बड़ा खुलासा कर दिया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना निगोही में पुलिस ने जीजा की हत्या करने वाले 2 सालों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि साले ने अपनी पत्नी से जीजा के संबंधों के शक के चलते अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहांपुर के थाना निगोही में 24 मई को जीजा अमित कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमन और अभिषेक ने शादी में आए अपने जीजा को मौत के घाट उतारने का प्लान काफी समय पहले ही बना लिया था, जिसको अंजाम देने के लिए दोनों भाइयों ने मिलकर एक अवैध असलाहा भी खरीदा था। फिर जब जीजा उनके घर एक शादी समारोह में शामिल होने आया तो दोनों साले मिलकर जीजा को शराब पिलाने के बहाने खेत में ले गए और वहां पर जीजा के सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जीजा की हत्या करने के बाद दोनों साले फिर से आकर शादी में शामिल हो गए और डीजे की धुन पर जमकर नाचने लगे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस अवैध असलाहा बेचने वाले और अवैध असलाहा में प्रयोग होने वाले कारतूस कहां से आए, इस सब विषयों पर भी जांच कर रही है। वहीं चंदौली में सरकार की मनरेगा योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मनरेगा योजना प्रधान और सेक्रेटरी के लिए लूट का एक जरिया बन गया है। सरकारी तालाब की खुदाई का कागज में काम चल रहा है। 50 लेबरों की भरी जा रही है हाजिरी और मौके पर एक भी लेबर मौजूद नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला सामने आया है। प्रधान और सेक्रेटरी मजदूरों के जेब पर डाल रहे हैं डाका। साहबगंज ब्लॉक जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। शिकायत के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं की जाती है, ये ग्रामीणों ने बड़ा आरोप भी लगाया है। शिकायत के बाद भी जांच अधिकारी केवल खाना पूर्ति करते हैं। साहबगंज विकासखंड के लेहरा गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 50 लेबरों का अटेंडेंस लग जाती है, लेकिन वहां एक भी लेबर वहां मौजूद नहीं है। और ये सब भ्रष्टाचार की भेंट जो है मनरेगा योजना है सरकार की, वो कैसे प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से ये वहां पर चल रहा है। हुआ है आज नहीं कल से ही काम हाजिरी चल रही है, लेकिन काम नहीं लगा हुआ है। किनके द्वारा काम कराया जा रहा है? प्रधानपति के द्वारा नरेगा के तहत कराया जा रहा है। कितने मजदूर चल रहे हैं? लगभग 50 लेबर चल रहे हैं। पोखरे पर 50 लेबर? हाँ, 50 लेबर। मौके पर कितने हैं? मौके पर एक भी लेबर नहीं है, कोई काम भी नहीं हुआ है। और कल हमारे यहाँ जॉब कार्ड और शौचालय का जाँच था। किनके द्वारा जांच किया गया था? दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के द्वारा। जी जी, तो क्या नाम है आपका? विनोद कुमार द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेहरा खास। विनोद जी, आपके गांव में तालाब जो है उस पर काम लगा मनरेगा का, कितने मजदूर चल रहे हैं? मजदूर तो नहीं है। मजदूर नहीं है? कागज में कितने चले हैं? 50 लेबर से ऊपर। अच्छा, मौके पर तालाब पे कोई मजदूर नहीं है? अच्छा, उसमें से पानी था तालाब में? जी, पहले था, बहुत पहले।
तो इस समय नहीं है। एकदम सूखा हुआ है। अच्छा, वहीं ललितपुर में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की जो है मौत हो गई है। बता दें कि ललितपुर की बिरधा चौकी इंचार्ज के पद पर जो तैनात थे एसपी ललितपुर ने इस पूरे घटना की जानकारी दी है। बता दें कि ताजा मामला ललितपुर जनपद के बिरधा चौकी के अंतर्गत आता है और NH 44 का है, जहां बिरधा चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह परिहार का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। हाईवे पर शव के पास पिस्टल और मोटरसाइकिल भी पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी वार्ड में भेजा, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक SI जितेंद्र सिंह परिहार 1989 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए। 2015 में प्रमोशन पर सब इंस्पेक्टर बनाए गए थे। उनके परिवार में 2 लड़की और 1 लड़का है, जिसमें बड़ी लड़की की शादी भी कर दी गई थी। घटना की जानकारी के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की स्थिति देखकर लगता है कि किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई है, जिसमें उनकी दुखद मौत हुई। फॉरेंसिक टीम जांच में फिलहाल जुट गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक चौकी इंचार्ज के पद पर जो तैनात थे अधिकारी, उनकी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, हमारे चौकी प्रभारी वृद्धा के रूप को लेकर के एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया था और जो हमारे चौकी पे जो स्टाफ है उन सबसे जो बात हुई है उनसे पता चला है कि चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील थे। फिर रात्रि में जो है जो घटनास्थल को देखने से भी लग रहा है कि किसी अज्ञात वाहन के टक्कर से जो है एक्सीडेंट जो है वो हुई है और उसमें इनकी दुखद मृत्यु जो है वो हो गई है। सभी फोरेंसिक टीम के माध्यम से साक्ष्य जो है वो वहाँ पे उठाए गए हैं। परिवारजनों की जो कुछ सूचना जो है वो दे दी गई है और आगे की अग्रेतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वहीं बरेली में रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध विशेष अभियान जो है शुरू कर दिया गया है। बरेली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और कार्रवाई के लिए प्रशासन ने 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। SSP अनुराग आर्या के निर्देश पर थानावार टीमें बनाकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बंगला और असमिया भाषी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा प्राप्त फर्जी राशन कार्ड, आधार, वोटर ID और ड्राइविंग और शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अवैध रूप से मिली सुविधाओं को निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिन कर्मचारियों और बिचौलियों ने इन नागरिकों को सरकारी सुविधाएं दिलाने में मदद की, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस और LIU की संयुक्त टीम स्थानीय स्रोतों से भी जानकारी जुटा रही है। इन नागरिकों के फिंगरप्रिंट लेकर राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजे जा रहे हैं ताकि जिलावार कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस तैयार हो सके। प्रशासन की नजर उन लोगों पर भी है जो रिक्शा चलाने, मीट फैक्ट्रियों, सफाई कार्य और घरेलू नौकरानी जैसे कामों में लगे हैं। इस सघन अभियान का उद्देश्य जिले में अवैध निवासियों की पहचान कर उन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाना है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर की जा रही है। प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद बरेली में 15 दिवसीय अभियान 25 मई से 10 जून का हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों में एक टीम गठित की गई है जिसमें उप निरीक्षक, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल बनाए गए हैं। इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको समझाया गया है क्या प्रोसीजर है। इनका मेन काम ये है कि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे अपने थाना क्षेत्र के एरिया में ये विसूचना संकलित करेंगे कि कहाँ बाहर के लोग आवासित हैं जो अस्थायी रूप से। वहीं बिजनौर में हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक मुठभेड़ में घायल हो गया है। बता दें कि फावड़े और तमंचे से जो है हत्या की गई थी। आरोपी बाप बेटा पुलिस के शिकंजे में है। दरअसल पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी से बरामद हुआ तमंचा और कारतूस पेड़ काटने के विवाद में हत्या किया गया था। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं 2 पर जो है जांच भी जारी है। फिलहाल खेत में गिरे पेड़ से जो है शुरू ये पूरा विवाद हुआ था। वहीं आपको बता दें कि ये मामला पेड़ के विवाद से शुरू हुआ और मौत तक जा पहुंचा। हत्या के आरोपी ने पुलिस पर जो है गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें आरोपी घायल हो गए। कोतवाली देहात और बरूकी पुलिस चौकी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। हत्या के बाद फरार युवक मुठभेड़ में घायल हुए हैं। मौके से तमंचा भी बरामद किया गया है। हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा और फावड़ा भी पुलिस ने बरामद किया है।
थाना कोतवाली देहात के ग्राम बांकपुर निवासी राजू उर्फ राजकुमार सिंह की हत्या में वांछित अभियुक्तगण क्रमशः सत्येंद्र सिंह पुत्र तारा सिंह एवं हिमांशु पुत्र सत्येंद्र सिंह की आज दिनांक 26 मई 2025 को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान दोनों अभियुक्तगणों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए वहीं औरैया में अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट के डालने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बता दें कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ पोस्ट पर उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। औरैया जनपद के फफुंद थाना क्षेत्र का रहने वाला है आदिल। देश विरोधी पोस्ट जिले में जो है चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आज सुबह फफूंद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा इंस्टाग्राम पर अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट किया गया था, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए उक्त व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम 10 मिनट में कर रहा हूं। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। आज सुबह वहीं बता दें कि चकबंदी होने के बावजूद पैमाइश नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बता दें मामला हमीरपुर का है, जहां यूपी के हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के चिकासी गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिषद के गोल चबूतरे में चकबंदी के बाद होने वाली पैमाइश को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगातार शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर उन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि चकबंदी विभाग की लापरवाही के चलते पैमाइश नहीं की जा रही है, जबकि हाई कोर्ट ने 4 महीने के अंदर विभाग को पैमाइश करने का आदेश भी जारी किया है। लगभग 4000 बीघा जमीन इसी पैमाइश के चलते जोती नहीं जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि समय से खेती की नाप नहीं होने के कारण गांव के किसान अपनी खेती की जुताई नहीं कर रहे हैं, जिससे आने वाली फसल भी प्रभावित होगी। जब तक गांव में नाप शुरू नहीं की जाती धरना प्रदर्शन इसी प्रकार करते रहेंगे। पहले भी कई बार पैमाइश के लिए ग्रामीणों के द्वारा शिकायत पत्र दिया गया और लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी गांव में यह कार्य शुरू नहीं किया गया। चकबंदी विभाग द्वारा नाप का काम शुरू नहीं करने से परेशान होकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सन 1998 में चिकासी में चकबंदी प्रक्रिया का कार्य शुरू हुआ था और उसी समय से चकबंदी चल रही है 1998 से, जबकि 2003 में चकबंदी एक बार पूर्ण रूप से हो चुकी थी। और इसके बाद जब 2003 में चकबंदी हो गई थी तो कुछ लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि चकबंदी वालों ने गड़बड़ी की है, तो 6 कर दी गई थी। तो इसके बाद फिर 10 साल चकबंदी रुकी गई, फिर 2013-14 से फिर शुरू हुई। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं कल से, यानी 26 तारीख से 26 मई से बैठे हैं। चकबंदी विभाग हमारी सुन नहीं रहा है। हाई कोर्ट का निर्णय भी मिल गया हम लोगों को, तो हमारी जमीन चकबंदी हो जाए, पूरी नाप हो जाए गाँव की। चकबंदी विभाग नाप नहीं कर रहा, इसीलिए अनशन पर बैठ गए हैं। अगर आगे आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, नहीं ध्यान देता, उसके बाद क्या खत्म होगा? तो अनशन पर बैठे ही हैं, हम अनशन करेंगे, लेकिन अब जमीन को अपनी पूरी नाप करवाएंगे। बैठे इसीलिए हैं, खेती का समय पूरा निकला जा रहा है। कब बखाई करेंगे, कब जुताई करेंगे, बुवाई का टाइम है, जुलाई आने वाली है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी प्रशासन बात सुने और हमारी नाप करवाई जाए। वहीं बलिया में सुनील सराफ को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि खबर यूपी के बलिया जनपद में सुनील सराफ को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बनाए जाने के बाद बलिया के प्रथम आगमन पर उनका कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल और मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। इस अवसर पर सुनील सराफ ने रास्ते में तमाम मंदिरों में दर्शन करते हुए अपना यात्रा प्रारंभ किया। साथ ही सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश सिंह ने भी बताया कि आज हम लोग सुनील सराफ प्रदेश सचिव बनाए जाने के बाद आज उनका ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है और 2017 में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत के लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से सुनील सराफ को समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर उनके जिले के अंदर
उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे जो दायित्व दिया है उसको लेकर बलिया के व्यापारियों में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और लखनऊ तक के व्यापारियों में, विशेष रूप से जो हमारे व्यापारी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे सराफा मंडल स्वर्णकार संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उन सारे लोगों में अति उत्साह है कि एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दी है और इसको लेके बिना कहे ही लोग अपने आप जो है कि नहीं अपने गाड़ियों के साथ आज पहुँचे और हमको लगता है कि करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ उन्होंने अपना स्वागत किया मेरा। यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आज बहुत संख्या में आप लोग खड़े हैं, किसकी स्वागत है? दरवाजे पे क्या कौन आए थे? आज हम लोग के द्वारा नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव श्री सरहाद जी का स्वागत था। उसी के कार्यक्रम में जितने भी पार्टी के फ्रंटर के सभी लोग पदाधिकारी की उपस्थिति मजबूती से हुई और काफ़ी अच्छा लगा कि अच्छे से। वहीं बरेली में 1 करोड़ कीमत की स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों के पास से 996 ग्राम स्मैक और 4 मोबाइल फोन और एक थार गाड़ी भी बरामद किया गया है। तस्कर लंबे समय से जो है स्मैक किया कर रहे थे और इस तस्करी का काम भी वो करते थे। मणिपुर से लाकर जो है अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया करते थे। वहीं इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कुम्हरा कट के पास सड़क किनारे से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मैकर्स को गिरफ्तार किया गया है जो लंबे समय से तस्करी का काम करते थे और 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ के करीब इसकी कीमत जो है बताई जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंदर विशेषकर जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत आज थाना इज्जत नगर की पुलिस और जनपद की जो एसओजी है उनके द्वारा एक काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है और उनके द्वारा लगभग 1 किलो क्रूड, जिसको कि मॉर्फिन कहते हैं, क्रूड ये बरामद किया गया है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: नसीरुद्दीन पुत्र समरुद्दीन, यह हाफिजगंज थाना बरेली का रहने वाला है। कलीम अहमद, यह कटरा जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। बच्चन पुत्र अनवार, यह तिलहर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। और वहीं महोबा में दलित परिवार से मारपीट मामले में जो है सपा नेता का बयान भी निकलकर सामने आया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि सपा नेता का बयान बना विवाद की जड़। जी हां, बता दें कि महोबा के वीर आला उदल को लेकर जातिगत टिप्पणी से बुंदेलखंड की सियासत अब गर्मा गई है। महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र के मवैया गांव में दलित परिवार से हुई मारपीट की घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ महोबा पहुंचे पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद एक नए विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। महोबा के वीर आला उदल की जाति को लेकर उनका विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे बुंदेलखंड की राजनीति में जातीय तनाव की चिंगारी भी भड़क उठी है। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि वीर आला उदल ऊंची जाति से नहीं बल्कि नीच जाति से थे। उन्होंने दावा किया कि इन वीरों ने छोटी जातियों के लोगों को एकत्रित कर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने आला खंड में वर्णित एक दोहे का हवाला देते हुए कहा कि ओछी जात बनाफर 4। यह पंक्ति इस बात का प्रमाण है कि आला उदल छोटी जाति से ताल्लुक रखते थे। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि आला उदल ने अपनी नीचता को साहस और संगठन के बल पर समाप्त किया और उदाहरण पेश किया कि किस तरह निचली कही जाने वाली जातियों के लोग भी वीरता का परिचय दे सकते हैं। हालांकि पूर्व मंत्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आला परिषद के अध्यक्ष शरद तिवारी दाऊ ने इस टिप्पणी को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया कि आला उदल क्षत्रिय जाति के योद्धा थे। उन्होंने कहा कि ओछी जात बनाकर 4 का आशय जातिगत नहीं बल्कि उनके वनवासी जीवन को दर्शाने वाला था। उनके अनुसार आला उदल ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का कार्य किया और पृथ्वीराज जैसे सम्राट को पराजित भी किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए आला देवता से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राकेश राठौर ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सपा नेता का यह बयान उनकी मानसिकता को उजागर करता है
उनकी इसी मानसिकता के चलते उनकी यह दशा हुई है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक वीरों को जातीय खांचे में बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज में अनावश्यक विभाजन की स्थिति भी पैदा होती है। बीजेपी में सबका साथ, सबका विकास और नीचा ऊंचा नहीं होता है। दद्दू प्रसाद के इस बयान के बाद न केवल राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, बल्कि महोबा सहित समूचे बुंदेलखंड में ऊंची और नीची जाति को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। फिलहाल सभी की नजरें इस विवाद पर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया और संभावित सामाजिक असर पर भी टिकी हुई है। अरे उनकी मानसिकता ही है, अगर ये मानसिकता न होती तो वह आज उनकी ये दशा न होती। हमारी पार्टी में है सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, कोई नीचे नहीं, सब एक कद है। जो अगर नीचे है, भाई माता अहल्याबाई 300 साल का इतिहास अगर चाहते तो वो भी लेके आते। हमारे पार्टी में सबका जो पुराना जो इतिहास है, पुरुषों का, जो महापुरुषों का इतिहास। और ऊदल का इंसान दरअसल अपने चरित्र से पूजा जाता है और आल्हा को यहाँ पर लोग देव रूप में मानते हैं। और आपका आल्हा के नाम से मैहर में मंदिर बना हुआ है। आपके वहाँ आज भी जो शारदा माता है उनमें कहते हैं कि आल्हा प्रतिदिन और पूजा करने और फूल चढ़ाने आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आल्हा के अंदर एक सामाजिक समरसता, समस्त जातियों को, समस्त ऐसे लोगों को साथ में लेकर उनकी खुन कोरी, मदन डड़िया, धनुआ तेली, पुछुआ पासी, बुधुआ काछी, यानी चाहे जो भी बिरादरी हो, तो नौकर चाकर को न लागो, तुम सब भैया लगो, हमारे सब आपस में मिलकर ये लोग युद्ध करते थे। बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने बामनगढ़ के युद्ध जीते हैं।